की। और यूनिट फर्स्ट में हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेंजीन के डेरिवेटिव्स अर्थात बेंजीन व्युत्पन्न के नामकरण के बारे में पढ़ा था। इसके और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन। एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन क्या होती है? अगर हम बेंजीन के बारे में पढ़ें और बेंजीन के कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें बेंजीन वाला जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, तथा सब्सटीट्यूट वाला या फिर चेन जो भी साइड चेन वो साइड चेन कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में। बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट सीक्वेंस में होते हैं। इसके अलावा ये डबल बॉन्ड एक पोजीशन में स्टेबल नहीं है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। इसकी ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, जिसमें 6 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन होते हैं तथा 3 डबल बॉन्ड होते हैं। केकुले नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्ट्रक्चर दी, जो कुछ इस तरह की थी, जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं। मीन्स ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की भी हो सकती है। डबल बॉन्ड एक कंडीशन पे स्टेबल नहीं होते हैं, ये लगातार डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं। इसके बाद ये केकुले ने जो स्ट्रक्चर दी थी वो कुछ इस प्रकार की थी, इसी तरह की थी। इन स्ट्रक्चर्स को केकुले स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अब केकुले स्ट्रक्चर्स के पक्ष में कुछ एविडेंस थे कि केकुले स्ट्रक्चर सही है या नहीं। इसके पक्ष में कुछ एविडेंस दिए गए थे। जैसे कि अगर हम एविडेंस के बारे में बात करें तो बेंजीन में अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग अलग तरीके अपनाकर बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। तो बेंजीन के अणुसूत्र में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में C6H6 मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन थे। तो इसके आधार पर जब अदर स्टडीज़ में बेंजीन की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई की गई तो बेंजीन की वही स्ट्रक्चर मिली थी जो कि केकुले नामक साइंटिस्ट ने दी थी। केकुले नामक साइंटिस्ट ने कौन सी स्ट्रक्चर दी थी? इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि जो बेंजीन होती है इसमें डाई सब्स्टिट्यूट आइसोमर मतलब द्विप्रतिस्थापी समावयवी की संख्या कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर 1-3-1-2 कंडीशन हो तो ऑर्थो, 1-3 कंडीशन है तो मेटा एंड 1-4 कंडीशन है पैरा। मतलब बेंजीन के साथ अगर दो प्रतिस्थापी जुड़े हैं, 1-2 पर हैं तो वो ऑर्थो, 1-3 पे है मेटा, 1-4 पे हैं तो पैरा। ये अदर स्टडीज़ के बेसिस पे ये कंक्लूज़न निकाला गया था और ये कंक्लूज़न केकुले की स्ट्रक्चर से मैच कर दिया। तो फर्स्ट एविडेंस केकुले स्ट्रक्चर का ये रहा। ये फर्स्ट एविडेंस हो गया। सेकंड एविडेंस ये है जब बेंजीन का ओजोनी अपघटन ओजोनोलाइसिस कराया जाता है तो ओजोनी अपघटन ओजोनी अपघटन कराया जाता है तो 1 मोल
बेंजीन से 3 मोल ग्लाइऑक्सेल 3 मोल ग्लाइऑक्सेल के प्राप्त होते हैं। अगर हम 1 मोल बेंजीन का ओजोनी अपघटन कराएं तो 3 मोल ग्लाइऑक्सेल के प्राप्त होते हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब इसमें 6 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव सीक्वेंस में उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। कैसे? जैसे अगर हम बेंजीन इसके साथ ओजोनोलाइसिस करें तो CH 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 एंड CH, तो सभी डबल बॉन्ड टूटेंगे और सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। इनके साथ ऑक्सीजन O3 कुछ इस तरह से जुड़ेगा। और जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड इधर, इसी तरह से एक बॉन्ड ये तोड़ रहा, एक बॉन्ड ये तोड़ेंगे और एक बॉन्ड ये तोड़ेंगे। जैसे ही ये बॉन्ड तोड़ेंगे CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O3 ग्लाइऑक्सेल मिलेगा। अब इसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है? ये बॉन्ड यहाँ चला गया, इसने बॉन्ड टूटकर यहाँ बना लिया, ये बॉन्ड है। मतलब अगर हम 3H2O अगर हाइड्रोलाइसिस कराएं तो 3H2O2 निकल जाएगा, और ये बॉन्ड टूटा तो एक ग्लाइऑक्सेल का अणु ये, एक ग्लाइऑक्सेल का अणु ये, और एक ग्लाइऑक्सेल का अणु ये। यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ग्लाइऑक्सेल कब मिल सकता है? जब 6 कार्बन हो, 6 कार्बन रिंग हो, इसके अलावा 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव सीक्वेंस में जुड़े हुए। नेक्स्ट एविडेंस क्या है? नेक्स्ट थर्ड एविडेंस की बात करें, यदि अगर हम एसिटिलीन को रक्त तप्त नली, ब्लड हॉटेड ट्यूब या फिर रेड हॉटेड ट्यूब, रक्त तप्त नली में से गुजारते हैं तो इससे बेंजीन की स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम 3 एसिटिलीन के अणु को रक्त तप्त नली में से गुजारते हैं तो एक बेंजीन रिंग मिलती है। अगर एसिटिलीन के 3 अणु लेंगे तो 6 कार्बन होंगे। इसका मतलब ये भी एक एविडेंस है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमें मैलिक एसिड मिलता है। किस तरह से मिलेगा? CH मैलिक, हमने क्या करना है? V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करना है। तो ऑक्सीकरण करने में, ऑक्सीडेशन करने में इसमें ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ेंगे, ऑक्सीजन एटम जुड़ेंगे। तो हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटते समय ऑक्सीजन जुड़ेंगे, ऑक्सीजन जुड़ते समय बॉन्ड ब्रेक भी करेंगे और जुड़ते भी जाएंगे, ऐड भी होंगे।
तो क्या होगा, इसमें 9 ऑक्सीजन एटम जुड़ेंगे और 9 ऑक्सीजन एटम जुड़कर प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे ये देखो, अगर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस 2CO2 प्लस H2O। क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2 निकल गया, दो ऑक्सीजन इसके साथ, दो ऑक्सीजन इसके साथ, क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन को लेके CO2 निकल गया। अब 4 और 1 5 बचे 4 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़कर COOH बना लेंगे। अब अगर इसमें 6 कार्बन नहीं होते, या फिर डबल बॉन्ड नहीं होता, या फिर बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती, तो प्रोडक्ट ये है मैलेक अम्ल। अगर हम बेंजीन की V2O5 कैटलिस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मैलेक एसिड मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन प्रेजेंट है। अभी हम यहाँ तक फेवर में एविडेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं कि जो कैकुले ने स्ट्रक्चर बताई है बेंजीन की, अदर प्रोसेसेस के द्वारा हमने जो बेंजीन की स्ट्रक्चर प्राप्त की है वो कुछ सेम है, तो उसके फेवर में एविडेंसेस दिए गए थे। इसके अलावा अब हम कैकुले संरचना के दोष व कमियों के बारे में, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कैकुलेस स्ट्रक्चर, कैकुले ने जो स्ट्रक्चर दिया उसके विरोध के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कैकुले संरचना के आधार पर ये बताया गया है, कैकुले ने ये बताया था कि ऑर्थोस्थिति 2 प्रकार की हो सकती है, 1-2 भी हो सकती है और 1-6। लेकिन कैकुले ने ये नहीं बताया कि 1-2 और 1-6 एक ही बात है। कैकुले ने क्या बताया कि 1, अगर कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ जोड़ा है तो 1, इसके सापेक्ष 2 और 6 ये दोनों ऑर्थो ही कंडीशन है। और ऑर्थो कैकुले ने ये क्लियर नहीं कर पाए कि 1-2 और 1-6 सेम है या नहीं, उन्होंने, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 1-2 और 1-6 ये दोनों ऑर्थो व्युत्पन्न एक ही टाइप के होते हैं। नेक्स्ट के दूसरा ऑब्जेक्शन, अगर हम दूसरे ऑब्जेक्शन के बारे में बात करें तो दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि हमें सबको इस स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब ये एल्कीन, अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में भी डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो होना ये चाहिए कि एल्कीन एक रिएक्टिव कंपाउंड है। इसके बेसिस पे अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं तो ये 3 गुना अधिक रिएक्टिव होना चाहिए, 3 गुना अधिक अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एल्कीन की तरह 3 गुना अनसैचुरेटेड या फिर रिएक्टेड नहीं होती है। ये कुछ, अगर हम एल्कीन की बात करें तो ये एडिशन रिएक्शन अर्थात युगात्मक अभिक्रिया देने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि एल्कीन एक रिएक्टिव है, लेकिन 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती, बेंजीन इतनी रिएक्टिव नहीं होती। इसीलिए कभी कभी ये कुछ कंपाउंड्स के साथ तो एडिशन और योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देती। इसके बजाय मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देती है। कैकुले इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी वो एल्कीन की तरह इतनी अधिक रिएक्टिव
क्यों नहीं होती है। अब नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्शन की बात करें तो थर्ड ऑब्जेक्शन ये है कि अगर हम एक द्विबंध के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में देखें, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में देखें तो उसकी वैल्यू होती है 8.6 किलो कैलोरी पर मोल। यह है एक डबल बॉन्ड के लिए, एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा 28.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। लेकिन बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसके बेसिस पर 28.6 इंटू 3 = 85.8 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो बेंजीन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 36 किलो कैलोरी कम, इसकी तुलना में 36 किलो कैलोरी कम ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी केकुले कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, तो ये एक ऑब्जेक्शन है अगेंस्ट केकुलेज स्ट्रक्चर। ये 3 ऑब्जेक्शंस हैं जो केकुले स्ट्रक्चर के अगेंस्ट दिए गए थे। अब केकुले की जो स्ट्रक्चर हैं उनके जब विरोध में कुछ स्टेटमेंट्स आई तो केकुले ने एक दोष का निराकरण भी कर दिया था। उन्होंने एक कमी का निराकरण क्या कह के किया कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन वलय एक दूसरे में इस तरह से इंटरचेंज होती रहती है, इसीलिए 1 अगर सब्स्टिट्यूट यहाँ पर है तो इस कंडीशन में 1,6 भी हो जाता है, अर्थात 1,2 और 1,6 ऑर्थो कंडीशन एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है, अर्थात ये एकदम सेम स्ट्रक्चर हैं। लेकिन और 2 जो ऑब्जेक्शंस दिए हैं उनके बारे में केकुले संरचना क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम कुछ बेंजीन की संरचना के मॉडर्न थ्योरीज पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग बेंजीन स्ट्रक्चर। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मॉडर्न थ्योरीज 2 दी गई थी। एक थी संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा था अणु कक्षक सिद्धांत या बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम फर्स्टली पढ़ेंगे बीबीटी। अगर हम बीबीटी के बारे में बात करें तो बीबीटी के आधार पर बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। ये जो धीमे धीमे नए थ्योरीज आई उससे बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी क्यों होती है, बेंजीन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो धीमे धीमे क्लैरिफाई होते गए। जैसे कि बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा हाइड्रोजनेशन एनर्जी के बारे में देखा था, तो उसमें 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम थी, वो कहाँ गई, वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले पीपीटी में बताया गया था कि इसके अकॉर्डिंग बेंजीन जो स्ट्रक्चर होती है वो एक हेक्सागोनल षटकोणीय रिंग होती है, हेक्सागोनल वलय होती है। इसमें जो प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक एंगल की वैल्यू होती है 120। ये एक प्लेनर समतलीय वलय होती है। इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के तल में ही होते हैं। प्लेनर से मतलब है कार्बन भी एक ही प्लेन में और जो हाइड्रोजन भी होंगे वो एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं। इसमें अब हमने कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन्स के बारे में बात कर ली।
तो ये प्लेनर होते हैं। अगर हम अब ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव सीक्वेंस में होते हैं और ये डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे स्थित नहीं रहते हैं, ये डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड इधर भी होते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है। तो वैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो 1.37 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल, बेंजीन में कार्बन 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 ये बॉन्ड, इसमें केवल बॉन्ड कहा गया है, कार्बन कार्बन बंद, ना तो सिंगल बॉन्ड ना ही डबल। एक एवरेज वैल्यू बता दी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल में भी चेंज होता है, सिंगल डबल में भी चेंज होता है। तो एक एवरेज वैल्यू की बेंजीन में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.37 एंगस्ट्रॉम, 37 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये एवरेज वैल्यू किससे आई कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.33। तो इन दोनों की एक बीच की वैल्यू 1.37 कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या बना दी 1.3, जो एवरेज इन दोनों की एवरेज, इन दोनों का बीच का मान है। इन सभी गुणों के आधार पर, इन सभी क्वालिटीज़ के आधार पर बेंजीन में अनुनाद रेजोनेंस के बारे में बताया गया। रेजोनेंस की एक थ्योरी दी गई जिसके अनुसार बेंजीन में 5 अनुनादी संरचना होती हैं, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक ये हो गई, ये तो सेम हो गई, ये सेम हो गई है। इसके अलावा इसमें ये दो स्ट्रक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स थी? कैकुले। और इन 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें तो ये होती हैं डेबार, ये कैकुलेज स्ट्रक्चर, ये डेबार्स स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कुछ नई स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं इनका एक अनुनादी संकर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि डबल बॉन्ड लगातार डीलोकलाइज विस्थानीकृत हो रहा है। ये है अनुनादी संकर। ठीक है, एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें अनुनाद के बारे में बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग बेंजीन में 5 अनुनादी संरचना होती हैं और जिससे एक अनुनादी संकर बनता है। 2 अनुनादी कैकुले होती हैं और 3 अनुनादी संरचनाएं डेबार होती हैं। इसमें इन अनुनादी संरचनाओं में जो 2 कैकुले संरचनाएं होती हैं उनका योगदान होता है 80% एंड डेबार स्ट्रक्चर्स का योगदान होता है 20%। मतलब 80% कॉन्ट्रीब्यूशन कैकुलेज का और 20% कॉन्ट्रीब्यूशन डेबार स्ट्रक्चर्स का होता है। इस अनुनाद के कारण ही ये जो अनुनाद होता है, इस लगातार जो डबल बॉन्ड रिप्लेस होता रहता है, इस रिप्लेसमेंट के कारण ही जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कितनी कम प्राप्त हो रही थी, 36 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त हो रही थी, वो कम किसके कारण हो रही है? ये लगातार अनुनाद में खर्च हो जाती है, अनुनाद में खर्च हो जाती है। इसीलिए जो कम एनर्जी प्राप्त हो रही है इसको हम कह देते हैं अनुनादी ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी कह देते हैं। इसके आधार पर ये बोलते हैं कि 1, 2 एंड जो 1, 6 पोजीशंस होती हैं वो एक जैसी होती हैं तथा प्रत्येक एकल बंध में, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का तथा प्रत्येक डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का गुण विद्यमान रहता है। इस तरह से हमारा जो वीबीटी थ्योरी कंप्लीट हो गई। वीबीटी थ्योरी में क्या बताया? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 120 बॉन्ड एंगल होता है, प्लेनर है, मतलब कार्बन जिस प्लेन में होंगे हाइड्रोजन भी उस प्लेन में होंगे।
ठीक है। इसके अलावा बताया था जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये क्लियर नहीं है कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये नहीं क्लियर रहते हैं। सिर्फ बोलते हैं बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है 1.37 एंगस्ट्रॉम। ये आई कैसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होती है 1.33, इसकी बीच की वैल्यू 1.337, इसके बेसिस पर एवरेज ये आई। इसके अलावा एक बेंजीन की अनुनादी थ्योरी रेजोनेंस थ्योरी प्रस्तुत की गई, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो बेंजीन है, बेंजीन 5 अनुनादी संरचनाओं में होता है, जिसमें 2 होती हैं कैकोले, 3 होती है डेबार। कैकोले स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन 80% होता है और डेबार स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन 20% होता है। इन सभी का एक अनुनादी संकर होता है, जिसमें ये बताया है कि ये डबल बॉन्ड एक जगह सिचुएटेड, एक ही जगह फिक्स नहीं है, ये रिप्लेस होते रहते हैं। इसी थ्योरी के आधार पर बताया गया कि जो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा में 36 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, इससे पहले बताया था मैंने, ये हाइड्रोजनीकरण एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनीकरण में 28.6 किलो कैलोरी होती है, 3 है तो 85.8 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 36 किलो कैलोरी कम होती है, 49 किलो कैलोरी पर मोल होती है। कितनी कम है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो कम है वो कम ऊर्जा किसके कारण हुई है, अनुनाद के कारण, अनुनादी ऊर्जा के रूप में अनुनाद के दौरान खर्च हो गई है। यहाँ पर ये वीवीडी थ्योरी फिनिश हो गई। इसके बाद है एमओटी, दूसरी थ्योरी है एमओटी। अब हम एमओटी के बारे में पढ़ते हैं। अब एमओटी, ये जो एमओटी होती है ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न थ्योरी है, सबसे ज़्यादा आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बेंजीन वलय होती है, बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन CH को हम इधर लगा देते हैं अभी, HCCCH। अगर हम प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कौन सा होगा, ये सिग्मा पाई, तो 1 2 3 सिग्मा, तो sp2 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 sp2, मतलब बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज पोजीशन में सिचुएशन में उपस्थित होता है। प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होता है, मतलब प्रत्येक कार्बन के पास 3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं। इसके अलावा एक असंकरित pz कक्षक भी होता है। p कक्षक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए होता है, जो एक प्लेन में नहीं होकर प्लेन के लंबवत ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर या प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे होते हैं। तो हमें पहले केवल सिग्मा बॉन्ड की अणु कक्षक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर सबसे पहले अगर हम सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो हमें पाई बॉन्ड नहीं देख रहे, अभी हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो ये कार्बन 1 2 3 सिग्मा sp2 संकरित कार्बन तो प्रत्येक कार्बन के पास 1 2 and 3 sp2 संकरित कक्षक, 1 2 and 3। ये कार्बन ये आपस में जो एडजेसेंट समीपवर्ती कार्बन होंगे वो आपस में sp2 संकरित कक्षकों का साझा करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखो, इस कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक, इस कार्बन के 1 2 3 sp2 संकरित कक्षक, इस कार्बन के 1 2 3 sp2 संकरित कक्षक, इस कार्बन के 1 2 3 sp2 संकरित कक्षक। तो इस प्रत्येक के sp2 सभी के sp2 संकरित कक्षक कार्बन बन गए। और क्या होगा, इसमें किस तरह से बताएंगे कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के
दो sp2 संकृत कक्षक अपने समीपवर्ती, अपने एडजेसेंट कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके, एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन करके, अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो ये जो भी सिग्मा बंध, अभी कार्बन के बाद इसी तरह से ये कार्बन अपने पास वाले कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ये अपने पास वाले पास इसका ये, इसी तरह ये इसके sp2 संकृत इसका ये और इसका ये, मतलब अपने पास वाले एडजेसेंट कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब बचे अभी एक sp2 संकृत और कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक। हाइड्रोजन में केवल एक s कक्षक होता है, उसकी आकृति कैसी होगी? गोल, स्फेरिकल, गोल। हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ ये करेंगे, ये भी होगा एक्सियल, अक्षीय अतिव्यापन करके क्या बनाएंगे? सिग्मा। इसी तरह ये भी सिग्मा, इसी तरह ये भी हाइड्रोजन के 1s से सिग्मा, इसी तरह ये भी हाइड्रोजन के 1s से सिग्मा, हाइड्रोजन के 1s से सिग्मा, हाइड्रोजन के 1s से सिग्मा। इस तरह सभी ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें क्लियर है कि कार्बन बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है, अर्थात कार्बन के पास 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं, जो इनमें से 2 sp2 संकृत कक्षक अपने पास वाले sp2 संकृत कक्षकों के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, तथा प्रत्येक कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। अब अभी सिग्मा बंध का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन ये प्लेनर स्ट्रक्चर थी, लेकिन जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पार्श्वीय, लेटरल ओवरलैपिंग के का रिजल्ट होता है। मतलब तल के लंबवत ऊपर या तल के लंबवत नीचे, तल के प्लेन के परपेंडिकुलर एबव अंडर। ठीक है, अगर हम इसकी पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होगा? हम पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं। अभी हम कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं, वो हाइड्रोजन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? तो इसके पास असंकरित pz कक्षक, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड pz कक्षक। ये pz कक्षक, अब ये कार्बन इसके साथ अगर ओवरलैप कर देता है तो यहाँ पाई बॉन्ड, ये इसकी जो पी कक्षक होती है उसकी आकृति डंबलाकार होती है। तो ये पूरा एक ही कक्षक है, ये एक ही है। ऊपर से ओवरलैप होगा तो नीचे से भी इसकी जो साइड होगी वो ओवरलैप, इसी तरह से ये और ये ओवरलैप, ये और ये ओवरलैप। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बार इस कार्बन के बीच में सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, मतलब अल्टरनेटिव सीक्वेंस में हो सकता है ये कार्बन इसके साथ भी अटैच्ड हो सकता है। तो उस कंडीशन में दूसरे स्ट्रक्चर में बना रही हूँ। मैंने सभी के pz कक्षक 2 स्ट्रक्चर और बनाए हैं जिसमें केवल pz कक्षक बना है। अभी हमने इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में, हो सकता है ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, ये वाला बनाए, तो क्या होगा? अभी इधर था, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की, ठीक है। अब इसको छोड़ो, इन दोनों ने, तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में सिंगल और इन दोनों के बीच में फिर से डबल, इन दोनों के बीच में फिर से डबल। इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड एक ही जगह पर स्टेबल नहीं है, लगातार लोकलाइज हो रहा है। इसलिए बोल देते हैं कि सभी pz कक्षक पार्श्व अतिव्यापन लेटरल ओवरलैपिंग करके एक ऐसा पाई अणु कक्षक बनाते हैं जो पूरे अणु पर फैला रहता है। अब इसमें अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने? 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार डीलोकलाइज, लगातार विस्थापनीकृत होते रहते हैं। इस तरह से MOT ने स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई किया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर
बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किस तरह से जुड़े होते हैं, कौन सा संकरण होता है, इस बात को एमओटी ने क्लेरिफाई किया। अभी इसके बाद एमओटी में क्या बताया गया, एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि जितने परमाणुीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने परमाणुीय कक्षक ओवरलैप अतिव्यापन करते हैं या फिर अणुकक्षक बनाते हैं, उतने ही अणुकक्षक या आणविक कक्षक फॉर्म होते हैं, बनते हैं। मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बेंजीन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें 6 पीजेड कक्षक होते हैं, 6 पीजेड कक्षक होते हैं। 6 पीजेड परमाणुीय कक्षक अणुकक्षक बनाने में भाग लेते हैं, तो 6 ही ये तो परमाणु होंगे जो अतिव्यापित होंगे, ओवरलैप होंगे, और 6 ही अणुकक्षक बनेंगे, 6 ही अणुकक्षक बनेंगे। अब 6 अणुकक्षक में पहले सुना होगा ABMO, BMO, बंधीय अणुकक्षक, अबंधीय अणुकक्षक। तो क्या होता है, इनमें से 6 अणुकक्षकों में से 3 बंधीय अणुकक्षक होते हैं और 3 ही प्रतिबंधी ABMO और 3 ही बंधीय अणुकक्षक होते हैं। 3 इस तरह से टोटल 6 अणुकक्षक बन गए, 3 बंधीय अणुकक्षक, 3 प्रतिबंधी अणुकक्षक बन गए। इसमें से जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंधीय अणुकक्षकों में ही उपस्थित होते हैं, वो बंधीय अणुकक्षकों में ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमेशा बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स बंदी में होते हैं। जब उन्हें एनर्जी दी जाती है तो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में जाने का मतलब है वो अनस्टेबल हो गए। इसीलिए बेंजीन में सारे इलेक्ट्रॉन्स BMO में या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंधीय आणविक कक्षक में उपस्थित होने के कारण बेंजीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। यही एमओटी थ्योरी के आधार पर क्लैरिफाई किया गया था। ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी 2 थी, BBT और MOT यहाँ ख़त्म होती हैं। अब एक नया टॉपिक होगा एरोमेटिकता, जो हम एरोमेटिसिटी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक बार जो पढ़ाया उसे नोट्स में देख लीजिए। मैंने आज आपको एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन के बारे में बताया। इसमें ये न्यूक्लियस है, ये साइड चेन। इसके अलावा बेंजीन की स्ट्रक्चर में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। कैकुली स्ट्रक्चर, ये 2 कैकुली स्ट्रक्चर बताई थी। इसके अलावा कैकुली के स्ट्रक्चर के फेवर में एविडेंसेस थे। इस एविडेंसेस में बेंजीन में 3 द्विबंध, 6 हाइड्रोजन, ऑर्थोमेटा पैरस स्थिति। इसके अलावा मैंने बताया था ओजोनी अपघटन कराने पर प्रति मोल बेंजीन से ग्लाइऑक्सेल बनते हैं, ग्लाइऑक्सेल। इसके अलावा अगर रक्त में ब्लड हॉट ट्यूब में से अगर हम एसिटिलीन के 3 अणु को गुजारते हैं तो बेंजीन बनता है V2O5, मैलिक अम्ल। दोष व कमी कैकुली ऑब्जेक्शंस बताए थे। ऑब्जेक्शन क्या थे, 1, 2 और 1, 6 के बारे में क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे। इसके अलावा बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, इससे 3 गुना अधिक क्रियाशील व असंतृप्त होनी चाहिए, ये भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए। इसके अलावा हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा 85 किलो कैलोरी 3 के लिए होनी चाहिए, जबकि बेंजीन के लिए इतनी होती है 36 किलो कैलोरी कम। बेंजीन के दोष व कमियों के निराकरण, आधुनिक सिद्धांत VBT एंड MOT। 2 कैकुले, 3 डेबार, अनुनादी संकर। अणुकक्षक सिद्धांत,
नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड बताए गए हैं इन 3 में, डबल बॉन्ड और जो एक संकर, अनुनादी संकर बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ अणुकक्षक सिद्धांत, इसमें BMO, ABMO सारे इलेक्ट्रॉन्स BMO में होते हैं, स्टेबल बेंजीन है। नेक्स्ट एरोमेटिकता नेक्स्ट वीडियो में।